साबिक वजीर आजम इमरान खान का 13 फरवरी को लिखा गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम तीसरा खुला खत। मैं अपनी जात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक वजीर आजम और मुहिब वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फौज की साख की बहाली और वतन अजीज का मफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोजाना शहादतें हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों के बायस अवाम और फौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। मैं ISPR से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फौज सियासत में मदाखलत नहीं करती कौम की अक्ल की तौहीन है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई चीज नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि आर्मी चीफ ही इस मुल्क का निजाम चलाते हैं। इंतखाबात में धांधली हो या अराकीन पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, अदलिया की तबाही हो या अवामी राय दही पर कदगन के काले कानून, ना सिर्फ हमारी बाशऊर कौम बल्कि आलमी बरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे कौन से नामालूम हाथ कार फरमा है। लिहाजा मेरी इनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज किया करें, क्योंकि ये सिर्फ मिन हैसुल इदारा फौज की बदनामी का सबब बनती है। मैं 5 नुकात पर रोशनी डालूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। नंबर 1, धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना। एस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी की वजह से मुल्क का शदीद नुकसान हो रहा है। अभी चंद साल कबल तक जिनके सरे महल और मेफेयर फ्लैट्स जैसी बेशुमार करप्शन की दास्तानें कौम को सुनाई जा रही थी, उन्हीं के लिए पूरी रियासती मशीनरी और एजेंसीज को इस्तेमाल करके ना सिर्फ कबल इंतखाबात बदतरीन धांधली की गई, बल्कि पोलिंग डे और इसके बाद भी तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया और इनको कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि शरीफ खानदान और जरदारी पर केसेस सियासी नौयत के थे। हालांकि हकीकत यह है कि हमारे दौर में नैब के कोई केसेस नहीं बनाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनकी करप्शन के सबूत इकट्ठे किए। जनरल एहतशाम जमीर और फारूक लगारी ने इनके अरबों रुपए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के डोजियर दिए थे कि ये लोग कितने करप्ट हैं। नैब तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं था। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करता था। इनके खिलाफ तमाम केसेस हमारे दौर से पहले बनाए गए। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपड़ासी वाला रमजान शुगर मिल केस बना। इस केस को भी बंद कर दिया गया है। कौम ने देखा कि इन्हीं नैब ज़दा चेहरों को डील की ड्राई क्लीन मशीन से गुजार कर दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। नैब तरामीम के जरिए NRO देने के इस अमल से मुल्की मईशत को 1100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस फ्रॉड के ताने बाने मिलाएं तो तमाम कठपुतलियों की डोरियां एक ही हाथ की तरफ जाती हैं और इसका सारा नजला फौज पर गिर रहा है। नंबर 2, जमहूरियत का खात्मा। जमहूरियत इखलाकियात पर चलती है। हुकूमत के पास इखलाकी कुव्वत हो तो ही जमहूरियत चल सकती है। 30 साल लगाकर पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता जमहूरियत की कुछ बहाली हुई थी। अदलिया मुसलसल जिद्दोजहद से खुद मुख्तार हुई थी और मीडिया कुछ आजाद हुआ था और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन पहले साजिश से हमारी हुकूमत को हटाया गया, फिर ना सिर्फ एक जाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया बल्कि इनको दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए आईन तोड़ा गया। इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन से पहले हर हरबा आजमाया गया। काजी फायज ईसा के जरिए हमारा निशान छीना गया। हमारे तरजीही उम्मीदवारों को मैदान से हटवाया गया, हत्ता के इलेक्शन कैंपेन तक नहीं करने दी गई। ये सब करने के बावजूद जब इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने हमें 2/3 से भी ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब किया तो फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट तब्दील करके सिर्फ 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। और इस इंतखाबी फ्रॉड को छुपाए रखने के लिए और तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश में जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर पांव तले रोन दिया गया है। इलेक्शन ऑडिट के खुद मुख्तार इदारे पतन की रिपोर्ट इस सिलसिले में सबकी आंखें खोलने के लिए काफी है कि कैसे इस मुल्क में जमहूरियत का नुकसान करके धांधली के 64 नए तरीके अपनाए गए। मीडिया पर बदतरीन कदगने लगाकर और इंसानी हुकूक को पामाल करके जमहूरियत के तमाम सुतूनों को बर्बाद कर दिया गया है।
لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں ہے۔ الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ، حق آزادی رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن ڈاکے پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش کار فرما ہے۔ نمبر 3، ترجیحات کی غلط سمت۔ ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان کو ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز یعنی بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان اور ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہیں۔ اداروں کی مضبوطی میں ہی ملک کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس اخلاقی طاقت یعنی مورل اتھارٹی ہو۔ اصلاحات کرنا NRO اور جال سازی سے اقتدار لینے والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی MNAs ہیں، جعلی وزیر اور جعلی صدر ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف رین آف ٹیرر یعنی خوف و ہراس پھیلا کر اپنے تسلط کو برقرار رکھنا ہے۔ ملک میں استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہور کو آزادی حاصل ہو۔ یہاں تو 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک بندش کا شکار ہے۔ IT کے اس دور میں لوگ نہ صرف تعلیمی و سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ اس کے منقطع ہو جانے سے پہلے سے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت کو مزید زد پہنچ رہی ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس میں ہم ہائبرڈ نظام سے آمرانہ یا استبدانہ نظام کی جانب گامزن ہیں۔ اسی طرح ملک میں امن صرف تب آئے گا جب اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات کی پالیسیوں کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنائیں گے۔ ہماری افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے ناسور کا سامنا ہے۔ نمبر 4، ہنرمند پاکستانیوں اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی۔ پاکستان میں جاری ظلم و جبر کے ماحول اور لاقانونیت سے عوام شدید مایوس ہے۔ سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک در جوک بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے سے ملکی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ آئے روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں مایوسی کس قدر عروج پر ہے۔ نمبر 5، ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں۔ ملک میں ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سقوط ڈھاکہ جیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کر بدماشی پر اتری ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے ایک کارکن کا جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات میں ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا کر شہید کیا گیا۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ
झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। लोगों से सियासत करने का हक छीना गया। सिविलियंस को मिलिट्री हिरासत में देकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में जो इंसानी हुकूक का हाल था, अब पूरा मुल्क उसकी लपेट में है। मेरे केसेस के लिए पॉकेट जजेस भर्ती किए जा रहे हैं। मेरे वकला को जेल ट्रायल में जाने नहीं दिया जाता और सहाफियों को भी अपनी मन मर्जी से अंदर भेजा जाता है। ये सब इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद निजाम अदल का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है और जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। इस दलदल से जब तक पाकिस्तान को नहीं निकाला जाएगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मंदरजा बाला नुकात पर गौर खौज और इनकी रोशनी में एस्टेब्लिशमेंट का अपनी पॉलिसियों को फौरी तब्दील करना वक्त की जरूरत है ताकि बतौर इदारा फौज की बदनामी का अमल रुक सके। मुल्क की खजाना लूट कर बैरून मुल्क ढेर लगाने वाली अशराफिया का क्या है, वो तो अगली परवाज से मुल्क से निकल जाते हैं। पूरा निजाम और इसकी तवानाइयां इस टोले को बचाने पर सर्फ करने के बजाय अपनी तरजीहात दुरुस्त करने और इन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचने की जरूरत है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। जाती मफादात से बालातर होकर और अपनी गलतियों से सीख कर तमाम इकदामात और पॉलिसीज को आईन और कानून के दायरे में लाना पाकिस्तान की बका और तरक्की का वाहिद रास्ता है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज कम हो और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो है फौज का अपनी आईनी हुदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम फौज को खुद करना होगा वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइंस बन जाएंगी।